हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे विश्व के भूगोल के अंदर से एशिया महाद्वीप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेरे भाई सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद में एक क्लास हो रहा है कि जिसमें अपन ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका देखेंगे। बाद में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और बाद में अपन बढ़िया तरीके से रिविजन करेंगे मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है। हिंदी वाली जो रिवीजन वाली क्लास चलाई है उसमें से शायद तक आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, जाकर देख लेना। आपको अभी 50 क्वेश्चन नहीं किए अपन ने, संधि के टॉपिक वाइज अपन करेंगे, सारे के सारे अपन करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन एशिया महाद्वीप के बारे में अपन चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो एशिया महाद्वीप के बारे में जब चर्चा होती है तो मेरे भाई सबसे पहले अपन पर्वतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्वतों के अंदर से साथियों जब अपन पश्चिमी एशिया की तरफ अपन देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन कौन से पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, ये रहे मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो पर्वत आता है मेरे भाई, मेन रूप से बात की जाए, ये मिलेगा यहाँ पर से पॉन्टीज पर्वत देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से दिखा रखा है मेरे भाई। ठीक है, ये दिखा रखा ना, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, एक टॉरस पर्वत आपको देखने को मिलेगा, ये रहा टॉरस पर्वत। इन दोनों के मध्य मेरे भाई याद रखना, ये अनातोलिया का पठार आपको देखने को मिलेगा। पॉन्टीज पर्वत और टॉरस पर्वत के मध्य आपको देखने को मिलेगा, इसके मध्य। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जता आपको एल्ब्रूज पर्वत आपको देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से दिखा रखा है इस मैप के अंदर से। और इस एल्ब्रूज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम जरूर याद रखना मेरे भाई, वो आ जाती है माउंट देवाबंद, आपको देखने को मिल जाती है। इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जाग्रोस पर्वत देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ये चारों पर्वत मेरे भाई एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसको साथियों आर्मेनिया की गांठ कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख। इस आर्मेनिया की गांठ के बारे में बात करें तो मेरे भाई जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, ईरान, यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के अंदर से आपको ये देश देखने को मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, और एल्ब्रूज और जाग्रोस पर्वत के मध्य आपको ईरान का पठार देखने को मिल जाएगा। ये पश्चिमी एशिया के पर्वत हैं, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। अब चलते अपन जो एशिया के दक्षिणी भाग की तरफ, तो दक्षिणी मध्य एशिया की तरफ अपन बात करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर से मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा किरधर श्रेणी मिलेगी, ये पाकिस्तान में है। एक सुलेमान पर्वत है, ये भी पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाता है। और इस क्षेत्र में साथियों आपको पाकिस्तान का एक परमाणु परीक्षण केंद्र भी देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इधर ऊपर चलते हैं मेरे भाई अफगानिस्तान की तरफ, तो आपको तलेमान पर्वत देखने को मिलेगा। और इसके अंदर से साथियों आपको हिंदू कुश पर्वत देखने को मिलेगा, जो पामीर से विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी मेरे भाई याद रखना आपको देखने को मिल, तिरिचमीर आपको देखने को मिल जाती है। इधर जब अपन नीचे तरफ चलते हैं तो मेरे भाई पोटवार का पठार देखने को मिलेगा, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको देखने को मिलता है। एक सोल्ट रेंज भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर से साथियों जीवाश्म और खनिज तेल के लिए थोड़ी सी फेमस मानी जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपन साथियों मध्य की तरफ। कौन सा? एशिया का मध्य भाग यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से देखो कौन कौन सी पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलती हैं। इधर बात करें तो मेरे भाई तियन शान देखने को मिलेगा, ये पर्वत आ जाती है पर्वतमाला। दूसरा बात करते हैं कुन्नुन शान आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर से आपको अपना ही जो हिमालय है वो देखने को मिल जाता है। इन दोनों के मध्य मेरे भाई याद रखना तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको देखने को मिल जाता है कुन्नुन शान और हिमालय के मध्य। ठीक है, और ये सारे के सारे साथियों पामीर के पठार पर जाकर मिलते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी पूर्वी एशिया की तरफ अपन बात करें तो मेरे भाई उत्तरी पूर्वी एशिया में आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये इधर बात करें तो मेरे भाई एक यहाँ पर से देखने को मिलेगा सायन पर्वत देखने को मिल जाता है। जब आप नीचे की तरफ अपने पास में आते हैं तो यहाँ पर से जैसे चीन और मंगोलिया की तरफ देखते हो मेरे भाई, वहाँ पर से आपको अल ताई पर्वत आपको देखने को मिल जाता है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में देखने को मिलता है। एक खिंगन पर्वत भी आपको देखने को मिल जाता है इस क्षेत्र के अंदर से, थोड़ा सा याद रख लेना। पर्वत याद हो चुके होंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई एशिया के जो पठार हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपके पास में एशिया के प्रमुख पठारों के बारे में। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर से आपको लोएस का पठार देखने को मिलेगा, जो साथियों पीली मिट्टी है, फिर हवा द्वारा निर्मित है, थोड़ा सा याद रखना। एक मेरे भाई मंगोलिया का पठार है, ये भी एशिया में। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ये मंगोलिया का पठार, या फिर मिलाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। किस प्रकार से सवाल पूछ सकती है, वैसे मेरे भाई अपन जब प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक मध्य आपको देखने को मिलेगा मध्य साइबेरिया का पठार। यहाँ पर से साथियों दो तीन प्रकार की नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से लेना हो गया, ईएनसी हो गया, तुंगस्का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर से साथियों टेंगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरा बात करते हैं, एक और पठार आपको देखने को मिलेगा उस्त युर्त पठार आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे जो पठार है मेरे भाई एशिया के प्रमुख पठारों के अंदर से आते हैं।
अब चलते हैं मेरे भाई दक्षिणी पूर्वी एशिया और द्वीप समूह के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, जब आप मलेशिया की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा माउंट किनाबालू, आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल जाता है। एक और बात करें तो मेरे भाई अन्नाम पर्वत आपको देखने को मिलता है, वो इस क्षेत्र में आपको जाता है। इधर बात करें मेरे भाई एक सान का पठार है, वो भी आपको एशिया में देखने को मिलता है। एक मेरे भाई याद रखना अराकान का या फिर योमा पर्वत भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर से आपको यूनान का पठार भी देखने को मिल जाता है। एक फूंजी पर्वत भी है, ये भी थोड़ा सा याद रख लें मेरे भाई। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, हका काबो राज्य आपको देखने को मिल जाती है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं अपन अरब प्रायद्वीपों के बारे में। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से अरब की तरफ आप चलोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से मुख्य रूप से बात करें तो पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो अतोलिया का देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उत्तर की तरफ जाओगे तो साइबेरिया रूस की तरफ मिल जाता है। पूर्व की तरफ जाओ तो खिंगन मिल जाता है। दक्षिण की तरफ जाओगे तो मेरे भाई अराकान योमा पर्वत म्यांमार में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। और जो अरब प्रायद्वीप की तरफ चलोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से एक श्रृंखला दिख रही है ना, देखो ये दिख रही है इधर से, ये मेरे भाई ये आसिर पर्वत आपको देखने को मिलता है, जो सऊदी अरब और यमन में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से देखो, अब चर्चा करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से जो कृषि के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कल पीछे वाली जो क्लास में बताया था, दो प्रकार की कृषि मैंने बताई थी, एक आदिकाल निर्वाह कृषि, एक गहन निर्वाह कृषि बताई थी। और गहन निर्वाह कृषि के अंदर से साथियों चावल प्रधान और चावल रहित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे भाई कि आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होती है। तो मेरे भाई याद रखना स्थानांतरित कृषि का इसको कहा जाता है, अन्य नाम है, याद रखना है। और आदिम जाति द्वारा इसको किया जाता है, ट्राइब द्वारा, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि मेरे भाई वनस्पति को जलाकर राख को उर्वरक बनाना होता है। और बाद में साथियों वहाँ पर से क्या होता है कि लकड़ी और औजारों और कुदाली की फावड़ा के सहायता से 3 से 5 साल तक साथियों यहाँ पर से कृषि करते हैं। बाद में इस जगह को चेंज कर दिया जाता है, दूसरी जगह कृषि करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर से उपजाऊ है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और मुख्य रूप से बात करें तो जो कृषि होती है मेरे भाई ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो गहन निर्वाह कृषि के अंदर से साथियों क्या होता है कि अधिक जनसंख्या होती है और सीमित भूमि होती है, ठीक है। इसको साथियों अपन भूमि का गहन उपयोग अपन देख सकते हैं। मानसून एरिया के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। मतलब मेन रूप से बात करें तो प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई गहन निर्वाह कृषि का वर्गीकरण अपने 2 प्रकार से किया था, जिसमें से चावल प्रधान आ गया मेरे भाई और चावल रहित आ जाता है। चावल प्रधान मेरे भाई सीधी सी बात है कि जो प्रमुख फसल होती है वो चावल होती है। शर्त यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो वर्षा वो पर्याप्त होती है। चावल रहित बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से चावल नहीं होता। जो यहाँ पर से कौन सी खेती होती है, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, सोरगम, ये आपको देखने को मिल जाती है। और मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई उत्तरी जापान, उत्तरी कोरिया, उत्तरी चीन यहाँ पर से की जाती है। कम वर्षा होती है, ठंड ज़्यादा होती है यहाँ पर से, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। देखो खेत का आकार होता है बहुत छोटा होता है। श्रम में बात करें तो मेरे भाई कृषक का संपूर्ण परिवार इसमें कार्य करता है। भूमियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई भूमि का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं छोड़ा जाता। तकनीक के बारे में बात करें तो मेरे भाई मशीनों की जगह मानव श्रम का अधिक उपयोग यहाँ पर से होता है। खाद के बारे में बात करें तो मेरे भाई रासायनिक की जगह साथियों गोबर खाद का उपयोग इसमें से ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल जाता है। आर्मेनिया की गांठ मेरे भाई तुर्की और ईरान के पर्वतों का केंद्र है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। सोल्ट रेंज बात करें तो मेरे भाई पाकिस्तान के अंदर से जो जीवाश्म और खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अनातोलिया का जो पठार है वो तुर्की एशिया का माइनर आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं कर्तगन और दहन, तो मेरे भाई आदिकालीन निर्वाह कृषि है, थोड़ा सा याद रखना। चावल रहित गहन कृषि की बात करें तो मेरे भाई उत्तरी चीन, जिसमें से मंचूरिया, कोरिया, जापान में होती है। गहन कृषि मेरे भाई प्रति हेक्टेयर में उत्पादन अधिक होता है और प्रति व्यक्ति कम होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी झीलों के बारे में मेरे भाई। तो ये रहा आपके पास में पश्चिमी एशिया की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी कौन सी मेरे भाई, कैस्पियन सागर देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना लगा, इससे 100% सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। बात करें कैस्पियन सागर के बारे में तो मेरे भाई यहाँ पर से मेन रूप से बात करें, झील है, नाम पूछेगा मेरे भाई, ठीक है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से झील नहीं है, निम्नलिखित में से अगर वगैरह वो पूछ सकता है। कैसे सवाल बन सकते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं खारे क्षेत्रफल और खारे पानी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखना कौन सी है, कैस्पियन सागर है। इसके सीमावर्ती देशों के बारे में बात करें, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान आपको देखने को मिल जाते हैं। मुख्य नदियां बात करें तो मेरे भाई
वोल्गा और यूराल नदी यहाँ पर से गिरती हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं वान गोल या फिर वान झील जो तुर्की में है मेरे भाई, इसके बारे में बात करते हैं। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है, याद रखना है। कारण बात करें तो मेरे भाई ये सोडियम कार्बोनेट इसमें से सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, जो इस मैप में यहाँ पर से छोटी सी दिखा रखी है। दूसरी बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आता है उर्मिया झील। ये मेरे भाई ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, ईरान में देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और मेरे भाई बात करें तो यहाँ पर से जो कैस्पियन सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से पेट्रोलियम के भंडार आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई मृत सागर के बारे में, पृथ्वी का निम्नतम बिंदु है, याद रखना है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई ये इसका जो स्थान है कहाँ पर से है, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा के मध्य आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर से देखो मेन रूप से बात करें तो जो समुद्र तल से इसकी जो गहराई है मेरे भाई 430 मीटर आपको देखने को मिल जाती है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु है, याद रखना है। इसकी विशेषता बात करें तो लवणीय झील है, उच्च घनत्व तो यहाँ पर से देखने को मिल जाता है और उत्प्लावन बल के कारण साथियों यहाँ पर से इसमें से कोई डूबता नहीं है, थोड़ा सा ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर से जो नदी गिरती है वो जॉर्डन नदी गिरती है, भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। अब बात करते हैं मध्य एशिया की तरफ। मध्य एशिया में अपन देखेंगे अरल सागर और बाल्कस के बारे में बात करते हैं। अरल सागर बात करें तो मेरे भाई जो आपको मैप में दिखा रखा है ये अरल सागर है। अरल सागर मेरे भाई यहाँ पर से इसका विस्तार है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अंदर से आपको देखने को मिलता है। लगातार ये सिकुड़ रहा है मेरे भाई। कारण क्या मेरे भाई, यहाँ पर से मेन रूप से बात करें अराकुल डेजर्ट के कारण हो रहा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बाल्कस झील मेरे भाई। बाल्कस झील का जो है ये कहाँ पर मेरे भाई, ये कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलती है। ये अर्धचंद्राकार जैसे इस प्रकार से दिखा रखी है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है इसिकुल झील आती है मेरे भाई। इसिकुल झील है किर्गिस्तान में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेकाल झील और पूर्वी एशिया के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बेकाल झील है मेरे भाई रूस में है, याद रखना। विश्व रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो विश्व के सबसे गहरी झील है, ये भी याद रखना। विश्व के सबसे पुरानी झील है, ये भी याद रखना। इसका आयतन के बारे में बात करें तो मेरे भाई मीठे पानी का 20% भंडार यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है मेरे भाई भ्रंश घाटी से हुई है, याद रखना है। इसमें साथियों अंगारा नदी है वो निकलती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अन्य नदियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें वो आ जाती है उन्नस नूर, तो मेरे भाई ये मंगोलिया में आपको देखने को मिलती है, जो रामसर साइड में भी आपको देखने को मिल जाती है। एक आता है मेरे भाई किंगाई झील जो चीन में है, बड़े पानी की झील के रूप में मानी जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपन भाई दक्षिणी की तरफ से, दक्षिणी एशिया की तरफ। दक्षिणी पूर्वी एशिया की झीलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, नाम आ जाता है मेरे भाई टेनले झील आ जाती है। टेनले झील या फिर टेनले सेप अपन कह सकते हैं मेरे भाई। इसका जो स्थान है कंबोडिया में आपको देखने को मिलती है। मेकांग नदी से जुड़ी हुई, ये भी याद रखना। सी एशिया सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं बीवा लेक मेरे भाई, जापान की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं टोबा झील मेरे भाई। टोबा झील है ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो मेरे भाई ये मुख्य रूप से बात करें तो ये कार्डिलेरा की झील लेक है। कैसी है मेरे भाई, ये ज्वालामुखी क्रेटर से बनी हुई झील मानी जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। दक्षिणी पूर्वी हो गया। अब चलते हैं मेरे भाई एशिया का अपन पश्चिमी भाग की तरफ से, तो ये रहा आपके पास में पश्चिमी एशिया का अपवाद अंतर। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, मेरे मूल रूप से बात करें इसमें से आपको देखने को मिलेगा फरात मिल जाता है मेरे भाई, एक दजलात मिल जाता है, एक बगदाद आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे साथ में एक मिलने के बाद में साथियों कहाँ पर से मिलते हैं, फारस की खाड़ी में जाकर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बिंदु होने के बाद में यहाँ पर से तो मिल जाते हैं संगम के अंदर से, सत अरब के अंदर से तो मिलते हैं, बाद में यहाँ पर से फारस की खाड़ी में मिल जाते हैं। इनका जो प्रभाव बात करें तो मेरे भाई तुर्की, सीरिया, इराक में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं अपन मध्य एशिया की नदियों के बारे में। और मेरे भाई थोड़ा सा ये याद रखना कि जो अपन इंडिया वाली जो रिवर वाला सिस्टम है वो अपन इंडिया की ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से मध्य एशिया की नदियों के बारे में बात करें तो सिर दरिया आपको देखने को मिल जाते हैं मेरे भाई। दो प्रकार की नदियाँ हैं, एक तो सिर दरिया और एक अमू दरिया, ये बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। अमू दरिया का जो उद्गम होता है पामेर के पठार से होता है, और सिर दरिया का मेरे भाई तियन शान पर्वत से आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इनका जो प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात करें मेरे भाई किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये और कजाकिस्तान, यहाँ पर से क्षेत्रों में मिल जाता है। एक मेरे भाई ये भी थोड़ा सा याद रखना, देखो इनका जो मुहाना आपको देखने को मिलेगा वो अरल सागर में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से करता है स्वर्णिम अर्धचंद्राकार के बारे में अपन बात करते हैं। देखो मेरे भाई मुख्य रूप से बात करें, इधर आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के साथ में ईरान। इसी क्षेत्र में साथियों आपको देखने को मिलेगा हामुन ए पू देखने को मिलेगा, जो ईरान की सीमा के आवास में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से साथियों हेलमंद नदी जो अफगानिस्तान में वो यहाँ पर से बहती है, थोड़ा सा याद रखना। इस क्षेत्र को साथियों यहाँ पर से अफीम और नशीले पदार्थों का व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन उत्तरी एशिया पर अंटार्कटिक प्रवाह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई लीना रिवर देखने को मिल जाती है। जो लीना रिवर है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
यहाँ पर से निकलते हुए यहाँ पर से बात करते हैं, उसका जो मुहाना है वो याद रखना मेरे भाई लाउटेव सागर में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से एक और मुहाना मेरे भाई कारा सागर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से ये जो येनेसी नदी है उसके बारे में आपको देखना है, और जो इसकी सहायक नदी है वो बेकाल से आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो मुहाना आपको कारा सागर में देखने को मिलता है। इधर बात करते हैं ओब की खाड़ी के अंदर से, तो इन नदियों का ओब नदी का आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, जो यहाँ पर से आपको दिखा रखी है। विश्व के सबसे लंबा नदमुख का निर्माण करती है, वो भी थोड़ा सा याद रखना। इसकी जो सहायक नदी है मेरे भाई याद रखना, इर्तिस आपको सहायक नदी देखने को मिल जाती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं अपन पूर्वी एशिया के बारे में बात करते हैं। पूर्वी एशिया में देखेंगे अपन चीन की जो विशाल नदियां उनके बारे में अपन बात करते हैं। आमू नदी आती है मेरे भाई, आमू नदी है ये रूस और चीन की सीमा पर बहती है, याद रखना है। इसका जो मुहाना है वो भी याद रख हुआ जाता है मेरे भाई, टार्टरी खाड़ी आपको देखने को मिलता है। हांगो रिवर के बारे में बात करते हैं, हांगो रिवर है उसको येलो रिवर भी कहा जाता है, ठीक है, और चीन का शोक भी इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इसका जो मुहाना है वो भी याद रखना मेरे भाई, मुहाना आपको देखने को मिलेगा बोहाई खाड़ी में आपको देखने को मिलता है। यांगत्सी रिवर के बारे में बात करते हैं, एशिया की सबसे लंबी रिवर नदी है, याद रखना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी विश्व की तीसरी सबसे लंबी है, वो आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो मुहाना आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, मुहाना है वो पूर्वी चीन सागर में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सिक्यांग रिवर है, जो दक्षिणी चीन सागर में आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। इन तीनों चारों नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना इनको। अब बात कर लेते हैं अपन रोपण कृषि के बारे में। तो मेरे भाई रोपण कृषि क्या होता है? यूरोपीय उपनिवेश द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की जाती है, याद रखना। इसकी विशेषताएं क्या होती है मेरे भाई? खेत का बड़ा आकार होता है, एक फसली कृषि यहाँ पर से होती है, पूंजी प्रदान और वैज्ञानिक विधियाँ यहाँ पर से अपनाई जाती हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो फ्रेंच के अंदर से जो पश्चिमी अफ्रीका है उसमें से कोको और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ब्रिटिश में बात करें तो मेरे भाई भारत श्रीलंका में चाय की जाती है, मलेशिया में रबड़ की आपको देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा याद रखना। स्पेसिन जो नामबंद रूप से बात स्पेनिश और अमेरिका के अंदर साथियों फिलिस्तीन इसमें गन्ना नारियल, इंडोनेशिया में गन्ना आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना इनको खेती करने वालों को, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई जो कॉमर्शियल अनाज की जो खेती है उसके बारे में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले मध्य अक्षांश 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री स्टेपी घास के मैदान में की जाती है। फसलों में बात करें तो मेरे भाई गेहूं हो गया, अन्य फसलों में मक्का और जौ आपको देखने को मिल जाती है। विशेषताओं के बारे में बात करें तो कम जनसंख्या घनत्व तो आपको देखने को मिलता है, बड़े खेत होते हैं, यंत्रीकरण और मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होता है, थोड़ा सा याद रखना है। उत्पादन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, याद रखना है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है इसमें से कम होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया की प्रमुख नदियों के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर से मुख्य रूप से बात करें तो तिब्बत के पठार में अधिकांश नदियाँ निकलती हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यहाँ पर से कौन कौन सी नदी आती हैं? यांगत्से नदी आती है मेरे भाई, चीन से निकलती है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि डैम है, थ्री ग्रोजस डैम आपको देखने को मिलता है, गार्जेस डैम है वो आपको देखने को मिल जाता है। मेकांग बात करें तो मेरे भाई मेकांग वो 6 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और यह दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। दूसरा बात करते हैं इरावदी नदी मेरे भाई, ये म्यांमार की जीवन रेखा जाती है, याद रखना है। अराकान, योमा और पेंगू योमा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, भी थोड़ा सा याद रखना। अंडमान सागर जो मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, ये भी याद रखना। इसकी जो सहायक नदी है मेरे भाई, नाम आपको देखने को मिलेगा चिदबिन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं सालविन मेरे भाई, तो ये म्यांमार के पूर्वी भाग में बहती है और मर्तबान की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। रेड नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये वियतनाम में बहती है, और या थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इस मैप को भी देख लोगे तो अभी जो थ्योरी में चीज़ें लिखी गई है वो आपको देखने को मिल जाएंगी सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी एशिया की नदियाँ और प्रमुख मैदानों के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइबेरिया की नदियों के बारे में, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा ओब, येनसी, लीना। ये नदियाँ साथियों उत्तर की ओर बहकर साथियों अटलांटिक महासागर में गिरती हैं, याद रखना, अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। दूसरा बात करते हैं वनस्पतियों में, तो यहाँ पर से साथियों शंकुधारी वन पाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इनको साथियों शंकुधारी की टोकरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन एशिया के प्रमुख मैदानों के बारे में। तो एशिया के प्रमुख मैदानों के बारे में जब चर्चा होती है तो मेरे भाई पश्चिम की तरफ अपन चलते हैं तो मेसोपोटामिया के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, जो इराक में है। तुरान के मैदान जो मध्य एशिया में आपको देखने को मिलते हैं। जब अपन पूर्व की तरफ चलते हैं तो आपको मंचूरिया का मैदान देखने को मिलेगा, जो भारत के चीन के मैदान आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा मतलब कि जो यांगसी और दूसरा सिक्यांग नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, थोड़ा सा मैदान थोड़ा याद रखना है। अब मैदानों के बाद में अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? मरुस्थलों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये रहा मेरे भाई पश्चिमी और मध्य एशिया के उष्ण मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं।
पहला बात करते हैं मेरे भाई इजराइल के अंदर से नेगवे मरुस्थल आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। सऊदी अरब तरफ आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई रुब अल खली आपको देखने को मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अन नफुद देखने को मिलेगा, थोड़ा सा याद रखना है। ईरान के बारे में मेरे भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान के 2 मरुस्थल हैं, दस्त ए काबिर जो लवणीय मरुस्थल है, और दूसरे का नाम आता है मेरे भाई दस्त ए लूट आपको देखने को है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, लाला याद रखना है। मध्य एशिया की तरफ हम चलते हैं, जिसमें से उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। इसमें से आपको देखने को मिलेगा काराकुम या क्षेत्र का 70% भाग घेरता है, याद रखना। यहाँ पर से काली रेत पाई जाती है, ठीक है। और एक और मरुस्थल है मेरे भाई मध्य एशिया के अंदर से किजिलकुम मरुस्थल है, जो लाल रेत का निर्मित है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना, इस मैप में देखोगे तो भी आपको काम हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एशिया के ठंडे मरुस्थलों के बारे में। तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। या तो अध्ययन बोर्ड के द्वारा पूछा होगा या फिर साथियों आपके आरपीएससी के द्वारा पूछा होगा, सवाल पूछा जरूर गया है, ठीक है। प्रकृति बात करें तो मेरे भाई एक ठंडा मरुस्थल है, थोड़ा सा याद रखना। तकला मकान भी है, इंपॉर्टेंट है। ये जो एशिया के ठंडे मरुस्थल है मेरे भाई, इनको तो रट लेना, 100% आपको पूछा जाएगा। तो दूसरा बात करें तकला मकान मेरे भाई, इसका जो विस्तार है चीन और मंगोलिया में आपको देखने को मिलता है, जो ठंडा मरुस्थल है भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दोबारा रखा तकला मकान, दोबारा से दे दिया मेरे भाई, यहाँ पर से थोड़ा सा इसको कल अलग कर देना। दूसरा बात करते हैं लोपनूर मेरे भाई, ये चीन में स्थित है, एक खाड़ी झील, खाड़ी एक क्या है मेरे भाई, खाड़ी झील है या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है, याद रखना। ये परमाणु परीक्षण है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो मिश्रित खेती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। मिश्रित कृषि की अवधारणा के बारे में बात करें। मिश्रित कृषि क्या होती है मेरे भाई, कि फसल उत्पादन के साथ में पशुपालन के साथ साथ खेती की जाती है, उसको कहा जाता है। इसमें से साथियों मुख्य घटक की बात करें तो चारे की फसलें हो जाती हैं। इस कृषि के साथ में महत्वपूर्ण विशेषता होती है। मुख्य फसल बात करें तो गेहूँ, जौ, मक्का, राई, ये होती हैं। विशेषताएं क्या होती है मेरे भाई, खेतों का मध्य आकार होता है, कुशल और योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उच्च पूंजी निवेश आपको देखने को मिलता है, मिट्टी की उर्वरता के लिए साथियों रासायनिक और हरी खाद की उपयोगिता यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, और साथ ही आपको तकनीकी प्रबंध और इमारतों पर भी आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं अपन मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो देखो आपको 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से, कौन कौन सा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दूसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप देखने को मिलेगा, और यूरेशिया का कुछ भाग आपको देखने को मिलता है। 3 क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से थोड़ा सा याद रखना है, इतना याद रख लोगे। अब बात करते हैं मेरे भाई एक डेयरी कृषि भी आपको देखने को मिलेगी। ये रहा आपके पास में डेयरी कृषि की विशेषताएं। इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि दुधारू पशुओं का पालन पोषण यहाँ पर से मुख्य रूप से बात करें तो दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। श्रम की आवश्यकता के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक श्रम गहन कृषि होती है, जो पूरे दिन श्रम की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा याद रखना है। जैसे अपन अगर जो डेयरी रखता है ना, उसको पता है कि किस प्रकार से खेती की जाती है, वो जाकर पूछ लेना मेरे भाई दूध वाले को, कितने कितने वो काम करता है, पूरे दिन काम करता रहता है। कभी उनका गोबर गिरना, कभी कुछ करना, और कभी कुछ करना, कभी चारा डालना, कभी कुछ करना, ये सारे काम उसको श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसके अंदर। दूसरा बात करते हैं पूंजी निवेश के बारे में। तो उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, याद रखना। पशुओं के लिए साथियों छप्पर, घास और संचित सारे दूध भंडार, दुग्ध संयंत्र, ये सारी चीज़ें उसको लगानी होती हैं, ठीक है। बाद में बात करते हैं मेरे भाई बाजार के बारे में। ये मुख्य रूप से नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप की जाती है, ताकि साथियों ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादन बाजार तक पहुँच सके, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा डेयरी कृषि के प्रमुख वैश्विक क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पर से मुख्य रूप से बात करें तो आपको 4 क्षेत्र देखने को मिलेंगे मेरे भाई, कौन कौन सा। एक तो आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ी डेयरी क्षेत्र माना जाता है। दूसरा बात करें तो कनाडा आ गया, तीसरा न्यूजीलैंड आ गया, चौथा बात करें तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। विश्व के अंदर से 4 ही क्षेत्र हैं जिसमें से डेयरी कृषि के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है मेरे भाई, कि यह खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। इसमें से मुख्य रूप से बात करें तो अंगूर की खेती की जाती है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि मेरे भाई उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं, तो उनसे तो मदिरा का निर्माण होता है, और निम्न गुणवत्ता वाले जो अंगूर होते हैं मेरे वो से मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। जो तुम मुनक्का और ये किशमिश खाते हो ना मेरे भाई, ये निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं, और जो अच्छे गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं तो उससे क्या बनाई जाती है मेरे भाई, मदिरा फिर वाइन बनाई जाती है। आज से इसका काम मत कर देना मेरे भाई, मुनक्का ही खाकर काम चला लेना, ठीक है ना। मदिरा का सेवन मत करना, अपने तो निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर से काम चला लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो यहाँ पर से साथियों शीतकाल में वर्षा होती है, थोड़ा सा याद रखना, कोष के कारण होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ पर से होती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से अंजीर और जैतून की भी मुख्य उपज पानी जाती है। आगे बात करते हैं मेरे भाई भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र, 5 प्रमुख क्षेत्र आते हैं, उसमें से कौन कौन से आते हैं देखो।
एक आता है मेरे भाई यूरोप का दक्षिणी भाग और अफ्रीका का उत्तरी भाग, जिसमें से अपन भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, एक नंबर ये आ जाता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर से इस स्लाइड के अंदर से एक सवाल आरपीएससी बना सकती है। आपको इस प्रकार से जैसे ये डायग्राम बना रखा ना, ऐसा डायग्राम पूछ लेकिन निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय कृषि के 5 प्रमुख क्षेत्रों को क्रम हिसाब से जमाना है। तो इस प्रकार से सवाल बना सकती है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैं मैप से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मेरे भाई मैप से आप पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। आरपीसी कैसा भी सवाल बना तो आपको तैयारी बढ़िया रहेगी मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जाता है मेरे भाई, दूसरे नंबर का जो आएगा यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलता है। तीसरा बात करें लाला, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती चिली वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। चौथा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग आपको देखने को मिलता है। और पांचवा बात करते हैं मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपन देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग आपको देखने को मिलता है। ये 5 हैं मेरे भाई भूमध्य सागरीय कृषि के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, थोड़ा सा इनको याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई गहन निर्वाह कृषि के बारे में। तो गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात करें तो मेरे भाई मुख्य रूप से बात करें तो मानसून एशिया के घने बसे हुए देश में यहाँ पर से की जाती है। इसका कारण क्या है मेरे भाई कि भूमि की कमी और अधिक जनसंख्या का कारण जनसंख्या का दबाव यहाँ पर से रह जाता है। स्वरूप बात करें तो मेरे भाई किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे भूखंड पर अत्यधिक श्रम लगाकर खेती करता है, थोड़ा सा याद रखना। मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से चावल प्रधान खेती की जाती है और कुछ क्षेत्रों में गेहूं और मोटा अनाज भी उगाया जाता है। ये गहन निर्वाह कृषि के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में अपन बात करते हैं। देखो मेरे भाई, इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई संबंधित जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। विशेषताएं क्या होती है मेरे भाई कि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। पूर्णतः मेरे भाई आंतरिक कृषि होती है। मुख्य फसल मेरे भाई यहाँ पर से गेहूं की जाती है। प्रमुख घास के मैदानों में बात करें तो मेरे भाई प्रेरीज, स्टेपी, यूरेशिया, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती हैं। डाउन्स बात करें तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, घास के मैदानों के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। अब इतना पढ़ा, उसके बारे में अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मेरे भाई। महत्वपूर्ण स्मरण बिंदु है, थोड़ा सा याद रखना है। जैसे नदियों के बारे में बात करते हैं, मेकांग है वो 6 देशों में बहती है। कौन कौन सी है मेरे भाई, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कृषि के बारे में, तो मेरे भाई मुख्य रूप से बात करें कृषि और मरुस्थल दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। काराकोरम है, इसमें काली रेत के अंदर। गोभी है वो ठंडा मरुस्थल है। तकला मकान है मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई। तारिम बेसिन में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। कृषि के बारे में बात करें तो मेरे भाई डेयरी के अंदर से पूंजी श्रम आपको देखने को मिल जाता है। जो यूरोप जो नॉर्थ वेस्ट है यूरोप में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन रूस के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। अब रूस के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं भाई, जो यूराल पर्वत आता है ना, यूराल पर्वत है, ये रूस को और एशिया को 2 भागों में विभाजित कर देता है। यूराल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं भाई, यहाँ पर से मुख्य रूप से बात करें तो लोहा इस्पात के लिए माना जाता है। प्रमुख केंद्र बात करें तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से मेन रूप से बात की जाए वो आ जाता है मैग्नेटोगोर्स आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आ जाता है, यहाँ पर से निजनी तागिल आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, प्रमुख केंद्र है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आपको देखने को मिला कुजनेत्स्क क्षेत्र देखने को मिला, जिसमें से संचार क्षेत्रों के बारे में बात करें तो कोयला और लोहा के लिए जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं प्रमुख शहर मेरे भाई, तो ये याद रखना है। यहाँ पर से मेन रूप से बात करते हैं नोवा कुजनेत्स्क आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई रूस के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। रूस का औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो तीसरा जो आता है मध्यवर्ती क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, जिसमें मॉस्को, तुला और गोरकी आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है इवानोवो। तो इसमें से महत्वपूर्ण बात करें तो साथियों रूस का मैनचेस्टर को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं लेनिनग्राद है मेरे भाई, ये जल यान निर्माण के लिए जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है वाल दिवास्को, ये आता है मेरे भाई, ये सुदूर पूर्व आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर ये भी जल निर्माण के लिए, जलयान जो निर्माण के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मेरे भाई कजाकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। 2 ही आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई, कौन कौन से आते हैं देखो। इसमें से आपको देखने को मिलेगा कारागंडा, जो कोयला खनन के लिए फेमस होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई फरगना घाटी क्षेत्र, जो यहाँ पर से सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होता है, थोड़ा सा इनको भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन जापान के प्रमुख 4 औद्योगिक प्रदेश हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इनका जो विकास का आधार है मेरे भाई आयातित कच्चे माल के लिए माना जाता है। 4 प्रमुख कौन कौन से मेरे भाई, तो सबसे पहला आता है था वो टोकोयामा, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। कांतो का मैदान यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं नयोगा, ये चुंबू क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है ओसाका, कोबो, क्योटो, ये आपको किकी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी क्यूशु, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। चारों के चारों मेरे भाई ये जापान से संबंधित हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है। अब इन चारों के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्यों क्यों प्रसिद्ध हैं, किस किस लिए जाने जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं मेरे भाई। जापान के कांतो और नगोया क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई टोक्यो
याकोहामा ये कावासाकी है, यहाँ कांतो का मैदान है, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से ऑटोमोबाइल के लिए फेमस होता है। वस्त्र बात करें तो मेरे भाई ऊनी वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ पर से 56% है वो यहाँ पर से उत्पादन होता है। दूसरा बात करते हैं नगोया, तो मेरे भाई ये जापान के उपनाम के बारे में बात करें तो मेरे भाई जापान का डेट्रॉइट इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ये भी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस माना जाता है। रेशम के वस्त्र मेरे भाई 18% यहाँ पर से उत्पादित होते हैं, थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई ओसाका, कोबो, क्योटो की क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा साथियों। इसको ओसाका से जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। सूती वस्त्र उद्योग में से 37% यहाँ पर से उत्पादित होता है। और कोबो में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बयान रूप से बात करें तो जल निर्माण के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई उत्तरी क्यूशू के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ पर से नागासाकी और यावता, ये थोड़ा सा याद रखना, जो लोहा इस्पात और जलयान के लिए फेमस माना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई चीन के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। तो चीन के औद्योगिक प्रदेशों में अपन उत्तर की तरफ चलते हैं, देखो ठीक है, कौन कौन से आते हैं देखो। इसमें से आपको देखने को मिलेगा मंचूरिया प्रदेश, जो लोह इस्पात त्रिभुज के रूप में आपको देखने को मिलता है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कौन कौन सा आपको देखने को मिला, आस्कन मूड के नाम आता है मेरे भाई, मैंने से मुकडेन तो इसको कहा जाता है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना, मुकडेन नहीं है ये। नाम मैंने से बात करते हो आसासान आ जाता है, फुसफुस आता है। दूसरा मंचूरिया प्रदेश आपको इस प्रकार से आपको देखने को, मुकडेन नहीं है, मुकडेन तो इस चीज़ को बोला जाता है। दूसरा बात करते हैं उत्तरी चीन के बारे में, तो प्रमुख केंद्र बात करें तो बीजिंग, बीजिंग के साथ ही। दूसरा बात करें तो मैंने से बात करें पोवाटाओ, पोवाटाओ के साथ में दूसरा नाम आता है टिएसिन आ जाता है। प्रमुख केंद्र की बात करें तो मेरे भाई मुझसे बीजिंग, पोवाटाओ, टिएसिन आपको देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई लोहा इस्पात के लिए फेमस माने जाते हैं। कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई दो ही क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, यानसी और सांटुंग आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा याद रखना। ये कोयला क्षेत्र के लिए हैं, ऊपर वाले बात करें तो मेरे भाई लोहा इस्पात के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं चीन के औद्योगिक प्रदेश के अंदर से मध्य दक्षिण, मध्य ऊपर वाले तो अपन देखे थे उत्तर की तरफ, अब बात करते हैं मध्य और दक्षिण की तरफ। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से बात करें यांगतीस घाटी औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से वुहान, दूसरा बात करें तो वुहान के बाद में दूसरा नाम आता है मेरे भाई चुंगचिंग और संघाई आपको देखने को मिलता है। संघाई के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये चीन का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है, सूती वस्त्र और जलयान निर्माण के लिए फेमस माना जाता है। ये दूसरा बात करते हैं केटन मेरे भाई, ये दक्षिणी चीन में आपको देखने को मिलेगा, इसका जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं मेरे भाई कृषि के प्रकार, जिसमें से सहकारी कृषि अपन देखते हैं मेरे भाई। सहकारी कृषि देखो होता क्या, उसके बारे में बात करें, देखो सहकारी कृषि का मेन मूल मंत्र ये होता है कि मेरे भाई अत्यधिक लाभ कमाना आपको देखने को मिलता है। कार्य प्रणाली के बारे में बात करें तो कृषकों का समूह स्वेच्छा से साथियों संस्था बनाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर से कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। और स्वामित्व में साथियों क्या होता है कि स्वामित्व में बात करें तो खेत होता है वो व्यक्तिगत रह सकते हैं, ठीक है। सहयोग बात करें तो मेरे भाई खरीद और बिक्री में सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है। उदाहरण में बात करें तो मेरे भाई डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इनमें से साथियों ये खेती की जाती है। सर्वाधिक जो सफल रहती है मेरे भाई यहाँ पर से डेनमार्क में सर्वाधिक सफल रहती है कृषि, कौन सी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई कृषि के प्रकारों के बारे में अपन देखते हैं अपन सामूहिक कृषि के बारे में। इसमें से ये होता है मेरे भाई कि सोवियत संघ के में नाम क्या होता है मेरे भाई, काल खोज होता है, याद रखना। और सिद्धांत ये रहता है कि मेरे भाई उत्पादन के संसाधनों पर साथियों संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है। और संसाधन एकीकरण में से उसमें भूमि, श्रम, पशु सब मिलाकर खेती होती है। उद्देश्य से बात करें मेरे भाई कृषि उत्पादनता बढ़ाना आपको देखने को मिलेगा, साथ ही आपको आत्मनिर्भरता भी देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं बाजार के लिए सब्जी और खेती और उद्यान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें से अपन आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्केट ग्रांडिंग और हॉर्टिकल्चर आपको देखने को मिलता है, मतलब कि बागवानी कृषि, जिसमें से सब्जियां, फल, फूल कृषि आपको देखने को मिल जाती है। स्थान बात करें तो मेरे भाई जो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है। विशेषता ये होती है मेरे भाई कि छोटा खेत का छोटा आकार होता है, गहन श्रम आपको देखने को मिलता है और उच्च पूंजी निवेश आपको देखने को मिलता है। उद्देश्य ये रहता है मेरे भाई अच्छा लाभ कमाना, इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। बाजार कृषि के बाद में एक कृषि और देख लेते हैं, ट्रक कृषि होती है, वो देख लेते हैं मेरे भाई। ये रहा ट्रक कृषि। ट्रक कृषि क्या होता है मेरे भाई कि केवल सब्जियों की कृषि को साथ ही दुरुस्त बाजार के लिए होता है। ट्रक का नाम क्यों पड़ा मेरे भाई, यह नाम बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी पर आधारित है, थोड़ा सा याद रखना। दूरी के बारे में बात करें तो एक ट्रक द्वारा रात भर में तय की गई दूरी आपको देखने को मिल जाता है। अंतर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो मैन रूप से बात करें मार्केटिंग गार्डनिंग से दूर लेकिन परिवहन से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं मेरे भाई मुख्य रूप से बात करें तो जापान परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। रूस का मैनचेस्टर साथियों किसको कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। देखो इवानोवो को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर साथियों संघाई को कहा जाता है। और जापान का डेट्रो साथियों नगोया को कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। काल खोज बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सोवियत संघ की सामूहिक कृषि होती है, थोड़ा सा याद रखना। और सहकारी कृषि बात करें तो मेरे भाई डेनमार्क में सर्वाधिक सफल ये रहती है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई आपका एशिया कॉन्टिनेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आजकल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।